ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਸਾਧਕ ਸੁਨੀਲ ਤਿਰਖਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਯੋਗ ਸਾਧਕ ਸੁਨੀਲ ਤਿਰਖਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ओम गुरुवे नमः। रीनी जी, मैं बड़ा थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। ਸੁਨੀਲ ਜੀ, ਯੋਗ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ। जी, आपने ठीक कहा। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗਾ ਨਾਲ ਪਤਲੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਏ, ਯੋਗਾ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਯੋਗਾ ਕੀ ਹੈ? ऋषि पतंजलि के जो योग सूत्र हैं उनमें जो योग का डेफिनेशन है उसमें कहा गया योग समाधि ही। तो योग को समाधि के साथ उसको रिलेट किया गया कि योग की जो अवस्था है वो समाधि की अवस्था है। या फिर एक अन्य ग्रंथ में योग को कहा गया योग मोक्षो परवर्तकः, कि योग से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब किसी भी ग्रंथ में आप अगर देखोगे हमारी संस्कृति में तो कहीं भी योग को आसनम योग आसनम नहीं कहा गया, योग प्राणायाम नहीं कहा गया। तो योग एक जीवन में इतना ज्यादा व्याप्त है कि वो जीवन को जीने की कला बन चुका है, या ये कहिए कि जीवन ही योग है। अब मैं आपको और आपके श्रोताओं को ये बधाई देता हूँ और ये बताता हूँ कि हम सभी के सभी लोग योगी हैं। तो आप कहोगे कि मैंने तो कभी आसन नहीं किया और कभी कोई ब्रीदिंग टेक्निक्स नहीं प्रैक्टिस की, तो मैं योगी कैसे हुआ? तो योग ऐसा नहीं है कि वो एक 2x6 के मैट के ऊपर ही योग होता है, या आपने एक नाक को बंद किया और दूसरे नाक को चलाना शुरू किया तो वो योग होता है। हमारी संस्कृति में कई प्रकार के योग माने गए, जैसे कर्म योग। तो जो भी लोग कुछ भी कार्य कर रहे हैं, कुछ भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, चाहे वो सड़क पे चलने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं, जो भी कोई काम कर रहे हैं वो कर्म कर रहे हैं, तो वो कर्म से अपने योग को सिद्ध कर रहे हैं। कुछ लोग ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, कोई साइंटिस्ट्स हैं वो कर रहे हैं, कोई मेडिकल रिसर्च में हैं वो अपना काम कर रहे हैं, तो वो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, तो वो ज्ञान योगी हुए। या फिर कोई धर्म ग्रंथों में ज्ञान को ढूंढ रहे हैं अपने उत्थान के लिए, अपनी ऊर्ध्व गमन के लिए। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे योग के प्रकार हैं। जो योग आजकल पॉपुलर हो चुका है वो हो चुका है शारीरिक योग। तो यहाँ पे योग आके थोड़ा सा इस तरह से हम मानते हैं पतन हुआ कि जैसे अभी आपने कहा कि लोग पतला होने के लिए योग करते हैं और मोटा होने के लिए योग करते हैं, वो ठीक है। योग को हम एक एक्सरसाइज मान के, आजकल लोगों ने उसको एक्सरसाइज मान के अपनाना शुरू कर दिया। वो अच्छी बात है। अगर हम उस लेवल पे भी योग को देखें तो अपने आप में वो परिपूर्ण है। तो जो ग्लैंड्स एक्सरसाइजेज और जॉइंट्स एक्सरसाइजेज और जिस प्रकार से योग में की जाती हैं वो शायद किसी भी और स्पोर्ट में नहीं की जाती। ऐसा नहीं है कि योग आसन नहीं है, योग आसन भी है, लेकिन उससे और भी बहुत ज्यादा गहरा है। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸੁਨੀਲ ਤਿਰਖਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯੋਗਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ योग आसन ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। जी रीनी जी, जब हम आसन की बात करते हैं योग में तो हमारे मन में बड़े सारे आसन आ जाते हैं, जैसे शवासन है, पद्म आसन है, कितने प्रकार के आसन हैं। तो वो सभी आसन हमारे मन में उनकी एक छवि बनती है और हमें लगता है मैं ये भी आसन कर सकता हूँ, मैं ये आसन कर सकती हूँ, मेरी बॉडी की ये लिमिटेशन है और वो लिमिटेशन है। इस बात को थोड़ा सा गहरे लेके जाना चाहूंगा। जो आसन है योग में, उसके लिए एक पतंजलि जी के योग सूत्रों में है, उसको कहते हैं स्थिरम सुखम आसनम। कि जो आसन है उसमें 2 उसकी क्वालिटीज होनी चाहिए। पहला कि उसमें स्थिरता होनी चाहिए, कि जिस आसन में आप बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं या योग के किसी आसन में आप अपने आप को बेंड किया हुआ है या जैसे भी आप हैं, तो उसमें क्या आप स्थिर हैं या नहीं हैं। पहली बात ये। दूसरी उसकी क्वालिटी है कि उस स्थिरता के साथ साथ क्या उसमें आप सुख महसूस कर रहे हो या नहीं, क्या आप उसका एक्सपीरियंस आपको सुखद हो रहा है या कि उसमें आप जकड़े हुए हैं, आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है। तो जब भी हम आसन की बात करते हैं, जिस ट्रेडिशन से, जिस परंपरा से हम बिलोंग करते हैं और जिस परंपरा में हम सीख रहे हैं, उसमें इन सूत्रों को बड़े ही बारीकी से और बड़े गहरे से देखा जाता है, समझा जाता है, कोशिश की जाती है उनको समझने की। वो हिमालय के योगियों की परंपरा है, जो परंपरा हमें हमारे परम पूज्य स्वामी रामा ऑफ द हिमालयज ने दी, और उनके शिष्य स्वामी वेद भारती जी, जिनसे हमने ये सारा कुछ सीखा। योग में जो आसन है वो उसको शरीर का नहीं माना गया, उसको मन का माना गया है। ठीक है। क्योंकि आप देखोगे, आप सारे दिन में कुछ भी करते हैं, वो करते तो आप शरीर से हैं, लेकिन शरीर में जो भी चेंजेस आती हैं, आपने पानी पीने के लिए गिलास उठाना है या एक पर्टिकुलर पोस्चर में बैठना है, तो उसके लिए सबसे पहला विचार हमारे मन में आता है। तो मन पहले
उसको धारण करता है, उसके बाद वो हमारे स्नायु तंत्र, हमारे नर्वस सिस्टम से हमारी सारे मसल्स में वो मैसेजेस जाते हैं और फिर हम उस आसन में जाके बैठते हैं या खड़े होते हैं या बेंड करते हैं अपने आप को, जैसे भी। तो आसन इज प्राइमरीली ऑलवेज ऑफ द माइंड। तो मन में वो आसन कैसा है, क्या आपका मन उस आसन में जाने के लिए स्थिर है, सुखद है, या कि आप किसी उत्तेजना में हैं। अब क्या हुआ, जैसे हम अभी स्टूडियो में बैठे हैं, तो अभी तो आप क्योंकि इंटरव्यू कर रहे हैं और मैं इंटरव्यू दे रहा हूं, तो इसलिए हमने अपनी पीठों को बिल्कुल सीधा किया हुआ और हम सो दैट दिस रिकॉर्डिंग शुड गो ऑन वेरी वेल। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही हम इस से बाहर निकलेंगे तो आप भी अपनी कुर्सी के ऊपर स्लाउच कर जाओगे और हो सकता है मैं भी कर जाऊं, लेकिन क्योंकि मैं साधक हूं शायद मैं ना करूं, लेकिन मैं आपको करेक्ट कर दूंगा। तो मैं चाहता हूं कि ये मैसेज सबको जाए कि एटलीस्ट हमें अपनी स्पाइन, जो हमारा मेरुदंड है, जो हमारा वृक्ष का तना है, उसको हमें हमेशा और हमेशा सीधा रखना होता है। उसके जो कर्वेचर्स हैं, जो उसका लंबर रीजन, नीचे वाला भाग और मिडल स्पाइन एंड देन सर्वाइकल वर्टिब्रेस, तो उनका एक पर्टिकुलर आकार होता है, जो आकार हम मेडिकल चार्ट्स में देखते रहते हैं। तो हम जब भी बैठते हैं, एक तो हमारी जो कुर्सियां और सोफाज, ऐसे हमारे गुरुदेव कहते होते थे कि किसी ऐसे व्यक्ति ने इनको डिजाइन किया है जो चाहता है कि मनुष्य की आयु छोटी हो जाए, क्योंकि जैसे ही हम उस कुर्सियों में धंसते हैं तो हमारा जो रिब केज है वो हमारे लंग्स के ऊपर, हमारे फेफड़ों के ऊपर भार डाल देता है, जिससे उनकी जो ब्रीदिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो हम ना तो अच्छा सांस ले पाते हैं, और उस सांस लेने से जो ऑक्सीजन हमें मिलनी थी, जो हमारे रक्त की, हमारे ब्लड की जो ऑक्सीजनेशन होनी थी, वो भी प्रॉपर नहीं हो पाती। तो ऐसा ना होने से क्या होता है कि धीरे धीरे इट टेक्स ए टॉल ऑन आवर हेल्थ। तो धीरे धीरे कुछ बीमारियां या कुछ ऐसे लिमिटेशंस बॉडी में अराइज होने लग जाती हैं। तो सबसे पहला तो ये कि जब भी कोई बैठे, एटलीस्ट अपनी पीठ को सीधा करके बैठे। जो सोफाज हैं, प्लास्टिक चेयर्स हैं, इनको तो हमें बिल्कुल, मैं आपको बोलूं, त्याग देना चाहिए। हमारी जो पुरानी परंपरा, अब आप देखिए हमारे सिख रिलीजन में जो परंपरा है उनकी लंगर की, तो सभी लोग जमीन पे बैठ के खाना खाते हैं, चौकड़ी लगाते हैं और पीठ को सीधा रखते हैं। वो अलग बात है कि अब लोगों की वो हैबिचुअल ऐसी हो चुकी है कि वो झुकते हैं। तो अगर वो आसन दोबारा से हम अडॉप्ट कर लें अपनी लाइफस्टाइल में तो बड़ा अच्छा है। तो इन सोफों को तो हमें त्याग देना चाहिए। जी बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही कॉमन जी ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੀਲ ਤਿਰਖਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੌਕੰਨਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਂਡ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੈਠੀਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਠ ਆਪਣੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਨੀਲ ਤਿਰਖਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੀਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। श्योर रेनी जी। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। ਦੋਸਤੋ, ਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਯੋਗ ਸਾਧਕ ਸੁਨੀਲ ਤਿਰਖਾ ਜੀ। ਸੁਨੀਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਉੱਠਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੋ ਬॉडी लैंग्वेज है ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ पोस्चर है। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ हो? देखिए रेनी जी, जब भी पोस्चर की बात होती है, बैठने की स्टाइल की बात होती है, तो हम उसको और गहरे से देखते हैं कि जब भी हम जैसे भी बैठते हैं उससे हमारा जो श्वास है वो अफेक्ट होता है जी। आप झुक के बैठेंगे तो आपका श्वास अच्छे से नहीं आ पाएगा, आप सीधे बैठेंगे आप बड़े आराम से सांस ले पाएंगे। तो सांस
हम सब जानते हैं कि सांस ही श्वास ही जीवन है। जब पहला श्वास जिससे हम अपना जीवन शुरू करते हैं, जीवन यात्रा शुरू करते हैं, और जो हम श्वास भरते हैं और जो आखिर वाला श्वास जो इंसान छोड़ता है, तब तक ये प्रोसेस जो ब्रीदिंग का है ये चलता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते रहते हैं, जब तक तो वो बच्चे हैं उनका श्वास बड़ा स्वाभाविक, बड़ा नेचुरल वे में चलता है। आप किसी बच्चे को सोता हुआ देखो, अगर ध्यान से देखो तो आपको लगेगा कि ये इसकी सारे का सारा शरीर ही श्वास ले रहा है। लेकिन जैसे जैसे लोग बड़े होते रहते हैं और तरह तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज के शिकार होते हैं, स्ट्रेसेस में रहते हैं, स्ट्रेन्स में रहते हैं, तो उनका जो नेचुरल वे ऑफ ब्रीदिंग होता है वो ऑब्स्ट्रक्ट होना शुरू हो जाता है। तो योग में ये टेक्निक बड़ी कारगर है और ऐसा होना चाहिए कि हमारा जो श्वास है वो नासिकाओं से लेकर, नॉस्ट्रिल से लेकर नेवल तक, नाभि तक चलना चाहिए। तो जब भी हम श्वास लें, मेक श्योर कि आपका जो पेट है वो फैल रहा है, फूल रहा है या नहीं फूल रहा। अब हुआ क्या कि ऐसा एक ट्रेंड हो गया कि लोग अपने आप को बड़ा शेपली प्रेजेंट करना चाहते हैं दूसरों के सामने। राइट। तो ऐसा शेपली प्रेजेंट करने में वो क्या करते हैं कि अपने पेट के मसल्स को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करके रखते हैं। दैट ओहो, मैं तो मोटी बिल्कुल नहीं हूँ, मैं तो मोटा कहाँ, मैं तो हो ही नहीं सकता, तो मैं तो बड़ा ध्यान रखता हूँ। लेकिन भीतर से उन्होंने अपने आप को, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब भी हम किसी की प्रेजेंस में जाते हैं तो हम अपने सिकोड़ते हैं थोड़ा सा। वो जो सिकुड़न हम पैदा करते हैं अपने मांसपेशियों में, मसल्स में, वो अच्छा नहीं है। ओके। हाँ, तो हमें बिल्कुल नेचुरल रहना है। सांस जब आए तो उसको ऐसे नहीं लेना कि वो छाती में स्ट्रक होके रह जाए, बल्कि हम ये बोलते हैं कि सांस को पेट भर के लेना चाहिए। तो जब सांस आए तो आप गहरा सांस लीजिए। और दूसरा ये, जैसे जैसे हमारा सांस चलता है वैसे वैसे हमारा मन चलता है। योग में सांस को और मन को एक ही सूत्र के दोनों छोर माना गया कि एज द ब्रेथ फ्लोज सो फ्लोज द माइंड। अगर आप देखो कि किसी को कोई बड़ी शॉकिंग न्यूज आई तो सबसे पहले उसका जो श्वास है वो घुटता है, तो वो कहता है कि आई कांट ब्रीथ, तो वो एक शॉक में, स्ट्रेस में जाता है। और जैसे जैसे वो शॉक थोड़ा सा एब्जॉर्ब होता है, वन इज एबल टू ब्रीथ अ लिटिल बिट कंफर्टेबली। तो अगर मन शांत है तो आपका जो श्वास है वो भी शांति से चलेगा। और दूसरा, हमारे सांस जो हैं वो आजकल की भाग दौड़ में छोटे हो गए हैं। हम गहरे सांस नहीं लेते, हम छोटे लेते हैं सांस। आधे हो गए हैं, उससे भी कम हो गए हैं। मैं आपको बताऊं, अगर हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे तो हमारी जो लंग कैपेसिटी है, जो उसका वॉल्यूम है, हम तो उसका शायद 10 या 15% ही मुश्किल से भरते हैं। अच्छा। तो हम लोग सांस नहीं ले रहे, हम लोग हाँफ रहे हैं। वी आर गैस्पिंग फॉर ब्रेथ। आई थिंक जो लोग हमारे सेंटर में, हमारे केंद्र में वो आते हैं, तो सबसे पहला काम हम उनको यही बताते हैं कि भाई ठीक से बैठो और जी भर के सांस लो। और वी हैव डेवलप्ड सर्टेन टेक्निक्स फॉर डीपर ब्रीदिंग, वो हम उनको सिखाते हैं जो लोग वहाँ पे आते हैं। और अगर आप देखोगे भारतीय दर्शन में जो जीवन है उसको महीनों में या सालों में नहीं गिना जाता, योग की लैंग्वेज में उस जीवन को श्वासों में गिना जाता है। जैसे हम बोलचाल में सुनते हैं कि इसने अपने श्वास पूरे किए और वो अपनी जीवन यात्रा पूरी करके चले गए, तो श्वासों को गिना जाता है। तो योगी जो है वो बेसिकली, योगी इज ए साइंटिस्ट, वो कहता है अगर श्वास गिने हुए मिले हुए हैं तो क्यों ना हम उसको धीरे धीरे खर्च करें। उस पूंजी को इतनी जल्दी से खत्म करने की क्या जरूरत है। सो वी पीपल ब्रीथ वेरी डीपली, है ना। और मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल भी दूंगा। जो हमारा एनिमल किंगडम है उसमें जो पाइथन्स हैं, जो अजगर हैं, उनको उनकी एग्जांपल दी जाती है। ये जो एनिमल्स हैं वो 150 साल, 200 साल, 250 साल जीते हैं। इवन टॉर्टाइस, उनकी जो लाइफ एज है वो बहुत ज्यादा है। तो आप देखोगे अगर कोई किसी पाइथन को वो सांस लेगा तो भरता ही जाएगा, भरता ही जाएगा, भरता ही जाएगा। एज कम्पेयर्ड विद ए डॉग जिसका सांस जो हाफता है उसका जीवन 8-10 साल का है। तो द लॉन्गर, द डीपर द ब्रेथ, द लॉन्गर विल बी द लाइफ। ਜੀ, ਆਪਣੀ ਆਯੂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਈਜ਼ੀਲੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਾਹ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕਾਂਗੇ। ਜੀ ਰੀਨੀ जी, श्योर। आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह, आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह, एक हो जाए, एक हो जाए, चलो जान और बदन की तरह। आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह।
ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਯੋਗਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਤਿਰਖਾ ਜੀ। ਸੁਨੀਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। जी रीनी जी, तो मैं सबको ये कहना चाहूँगा, एक तो आप कोई ऐसा संकल्प करें, क्योंकि हम लोगों के संकल्प बड़े वीक हो गए हैं, क्षीण हो गए हैं, उनमें अब दम नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग बार बार ये संकल्प लेते हैं कि मैं कल से योग शुरू करूँगा और एक्सरसाइज शुरू करूँगा और परसों से शुरू करूँगा और 1 तारीख से शुरू करूँगा या सोमवार से शुरू करूँगा या मेरा जन्मदिन आ रहा है तब शुरू करूँगा, मेरी मैरिज एनिवर्सरी आ रही है तब हम दोनों शुरू कर लेंगे, है ना। तो ये कुछ लोग करते रहते हैं और ऐसे ही खेलते रहते हैं। सभी लोग करते हैं, सभी लोग ऐसे करते हैं। वो एक्चुअली शुरू नहीं कर पाते क्योंकि संकल्प इतना स्ट्रांग नहीं है ना, उसमें शक्ति नहीं है। तो एटलीस्ट आपको कभी तो शुरू करना है। हमारे गुरुदेव ये कहते थे कि अगर आप रोज 15 मिनट का या आधे घंटे का अपना एक्सरसाइज का सेशन या योग का सेशन मिस करते हो तो हो सकता है कि 5 साल के बाद, 10 साल के बाद आपको 10-15 दिन किसी हॉस्पिटल में रहना पड़ जाए, यू नो। तो उस स्टे को अवॉइड करने के लिए व्हाई नॉट टू इनकलकेट दिस हैबिट ऑफ डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज। तो एक तो ये करिए। दूसरा, मैं चाहूँगा कि सभी लोगों को, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बड़ा फास्ट हो गया है और उसका कोई टाइम नहीं है, बच्चे तो आजकल रात को सोते ही नहीं हैं। तो जो लोग हमारे पास आते हैं, बच्चे आते हैं, उनको मैं पूछता हूँ कि वो कहते हैं जी कभी 12 बजते हैं, कभी 11 बजते हैं, कभी 1 बजता है। तो ऐसा हमने लाइफस्टाइल जो बना ली है, इसको हमें अगर हो सके, उसमें पेरेंट्स का भी बड़ा योगदान है, वो भी अलाउ करते हैं। ठीक है, बच्चों को वो मोबाइल्स दे दिए और कंप्यूटर्स दे दिए, तो लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा अनुशासन अगर लाइफ में रहे तो अच्छा रहता है। जो सुबह का टाइम है, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, वो तो काफी जल्दी शुरू होता है। अगर उस पे ना भी जाएं तो थोड़ा सा लेट, जैसे 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, इतना काफी है। इसमें आप थोड़ी सी अपनी बॉडी को स्ट्रेच करिए, बाहर खुली हवा में जाइए, है ना, सांस लीजिए, सैर करिए, योग करिए, आसन करिए, कुछ भी करिए, या कुछ प्राणायाम की कुछ टेक्निक्स किसी सेंटर से जाके। भारतीय योग संस्थान इसमें बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने हर पार्क में अपने अपने कैंप्स लगाए होते हैं, तो वहां पे जाके सीख सकते हैं लोग। तो ये करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि कौन सी आयु के लोग कर सकते हैं। हमारे पास बच्चे भी आ रहे हैं, महिलाएं भी आ रही हैं, पुरुष भी आ रहे हैं, डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, और ओल्ड एज के जो लोग हैं, जो वृद्ध हैं, वो भी आ रहे हैं। तो सभी योग के आसन कर सकते हैं इन अकॉर्डेंस विद द कैपेसिटी ऑफ देयर बॉडी। ऐसा नहीं है कि मेरी आयु थोड़ी ज़्यादा हो गई है तो मैं ये आसन नहीं कर पाऊंगा, ये ऐसा नहीं है। तो आसन कोई फिगर नहीं है जो वहाँ पे बनी होती है कि किसी ने कॉम्प्लेक्स आसन किया तो हमने वो करना है। तो इट इज़ ए प्रोसेस कि आप कैसे उस आसन को अप्रोच करते हो और कैसे उससे बाहर आते हो। हेल्थ बेनिफिट्स आपको होने वाले हैं, वो इतने ज़्यादा हैं, अगर उनको गिनाने लगे तो उसके लिए अलग से एक प्रोग्राम चाहिए, है ना। तो वो सभी को मालूम है, लेकिन एक रिजॉल्व लें सभी, योग को अपने जीवन में परिपूर्णता से धारण करना है, तो देन डिसाइड एंड जस्ट एक्सिक्यूट इट, है ना। अब किस चीज़ की हम वेट कर रहे हैं कि कोई मेडिकल टेस्ट करवाएंगे और कोई उसमें बैड इंडिकेशन आएगी तब वो डॉक्टर कहेगा कि कॉशन कॉशन कॉशन, सुबह भाई निकलो घर से, है ना, कुछ करो, तब जाएंगे। तो इसलिए हमें हमारे लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस आने चाहिए। तो सभी लोग रिजॉल्व लें और ये करें। और दूसरा, मैं आपको एक और कहना चाहूँगा कि अगर आप उसका लोगो देखो, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का लोगो है, उसमें लिखा हुआ है योगा फॉर हार्मनी एंड पीस। उसमें हेल्थ की बात नहीं की हुई। तो योग व्यापक है सारी दुनिया में और इससे सद्भावना और शांति बनती है। जो लोग योग करते हैं वो ध्यान भी करते हैं। जो ये पल होते हैं, इससे जो मन में जो उत्तेजनाएं और तनाव और चिंताएं होती हैं, वो धीरे धीरे सबसाइड होने लगती हैं। तो जो मन की जो शांति है, जो हमारा स्वरूप है शांति का, वो थोड़ा थोड़ा अपने आप को उजागर करने लगता है, वो सामने आने लगता है। ठीक है कि वी आर ओरिजिनली बीइंग्स ऑफ पीस। हम लड़ाई करने वाले लोग नहीं हैं, हम शांति प्रिय लोग हैं और सभी शांत रहना चाहते हैं। मैं आपके श्रोताओं को 2 या 3 मिनट की ध्यान की एक प्रक्रिया में से भी निकाल सकता हूँ, जिसमें यहीं पे बैठे बैठे या जहाँ पे भी वो इस बात को सुन रहे हैं, अगर वो बैठे हैं, घरों में बैठे हैं, तो 2-3 मिनट में ही वो ध्यान का और शांति का अनुभव कर सकते हैं। तो रेनी जी, आप भी पीठ को बिल्कुल सीधा करके बैठिए। सभी श्रोताओं से निवेदन है, जो भी कार्य कर रहे हैं, स्पेशली अपने मोबाइल्स को ऑफ कर दें और खाली जहाँ पे बैठे हुए हैं अपने ध्यान को वहीं पे लेकर आइए। आंखें मूंद सकते हैं, अपने माथे की शिकन को अनरिंकल करें,
उसको शिथिल करें। चेहरे की सभी मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। शरीर के सारे अंगों का निरीक्षण करें। किसी भी अंग में, किसी भी जोड़ में कोई तनाव न रहे। सर से लेकर पांव तक सारे शरीर का निरीक्षण तनाव रहित कर लें। दूसरे चरण में श्वास अवलोकन। अपनी नासिकाओं में बहती हुई श्वास धारा को देखें। श्वास कैसे धीरे धीरे नासिकाओं में प्रवेश कर रहा है और फिर बाहर जा रहा है। नासिकाओं से नाभि तक, नाभि से नासिकाओं तक श्वास के प्रवाह को देखते रहें। श्वास में कोई झटका ना हो। श्वास का मंद मंद बहना सुनिश्चित कर लें। श्वास गहरा हो और श्वास प्रश्वास, भीतर आने वाला श्वास और बाहर जाने वाला श्वास एक ही होकर बहता रहे। उसमें कोई गैप ना हो, पॉजेज ना हो। ऐसे ही श्वास लेते रहें। श्वास को देखते हुए इस बात को निश्चित करें कि मन ना तो भूतकाल की चिंताओं में जा रहा है, ना ही भविष्य काल में आने वाली कामनाओं में, आकांक्षाओं में जा रहा है। इस पल जो श्वास चल रहा है उसको भरपूर जिए। हर बाहर जाते हुए श्वास के साथ मन में उठने वाली कोई भी चिंता है उसको धीरे धीरे त्याग करते रहें। ब्रीदिंग आउट एंड लेटिंग गो ऑफ ऑल द टेंशंस, ऑल द एंग्जाइटीज, ऑल प्रीऑक्यूपेशंस और ऑक्यूपेशंस। अपने मन में जिस भी इष्ट को, जिस भी देव को आप मानते हैं या जिन भी गुरुओं के समक्ष आप नतमस्तक हैं, उनका ध्यान कर लें और अपने आप को उनके चरणों में पूर्ण समर्पण करते हुए उन्हीं के वचनों का ध्यान अपने मन में ले आएं। ऐसी अवस्था में आप किसी भी मंत्र का उच्चारण मन में कर सकते हैं। गुरुओं के दिए हुए इन पवित्र मंत्रों को जितना अधिक आप अपने मन में लेके आएंगे, उतना मन और शांति की तरफ जाएगा। कुछ क्षण ऐसी अवस्था में रहते हुए फिर धीरे धीरे जब भी आपको ठीक लगे अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो रीनी जी, ऐसे जब ध्यान का शिविर होते हैं तो यहाँ तो हमने 2-3-4 मिनट में ये किया, और जिन्होंने भी ऐसी प्रैक्टिस साथ साथ की होगी तो आप देखेंगे जब हम बात कर रहे थे तो हमारी बात में हल्का सा उत्तेजना रहती है, और जैसे ही हम ध्यान के उस एक्सपीरियंस से निकले तो हमारा मन और हमारी वाणी वो शांति की तरफ होती है जी। तो यही शांति हम अपने जीवन में एक दूसरों के साथ शेयर करते हैं। एक दूसरे के साथ वार्ता में, बातचीत में अपनी वाणी को इतना हाई पिच नहीं रखते, उसको लो पिच लेके चलते हैं। क्योंकि आप अगर मेरे से ऊंचे स्वर में बात करोगे तो हो सकता है मैं भी इन रिस्पॉन्स पे से ही बात करूं, लेकिन अगर मैं आपसे बहुत ऊंची बात करूंगा, जैसे मैं आपको फोन करूं और मैं कहूं हेलो तो आप कहो हेलो, तो हमारी कन्वर्सेशन वैसे ही चलेगी जी। मैं आपको फोन करूं हेलो, आप कहो हेलो, तो मेरा जो पिच है वो एकदम से डाउन आ जाएगा, तो हमारी जो कन्वर्सेशन है वो उस लेवल पे चलेगी जी। तो ये छोटे छोटे प्रयोग हैं जिनसे हम अपने मन के तनाव को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। योग साधक सुनील त्रिखा जी ने सानू लाहेवंत ते लोड़ींदी जानकारी योग नाल जुड़ी हुई दिती। बहुत धन्यवाद करते हैं सुनील त्रिखा जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद रीनी जी, आपने ये अवसर दिया ताकि ये मैसेज जो है योग का हम आपके माध्यम से सभी तक पहुँचा पाएं। जी दोस्तों, इस नाल ही प्रोग्राम नूं इत्थे असीं समाप्त करदे हां। इजाजत चाहांगे। नमस्कार। नमस्कार रीनी जी।